हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक्स है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल. सेल वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1965. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा. कॉर्क का सेक्शन कटिंग किया. सेक्शन कटिंग करने के बाद उन्होंने पाया कि इसके अंदर छोटी छोटी कोठरियाँ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है. जो कोठरियाँ दिखती थी उसे इन्होंने सेल कहा. जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो ये देखो, ये छोटी छोटी कोठरियाँ हैं, ये छोटी छोटी कोठरियाँ हैं, इसे इन्होंने सेल कहा. सो फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. सेल के अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. इस तरह से देखो, ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस यहाँ पाए गए जिसका नाम इन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा. यानी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय पुरकिंजी इन 1839. शब्द प्रोटोप्लाज्म आज जो हम बोल रहे हैं, आज जो हम लोग प्रोटोप्लाज्म शब्द इस्तेमाल करते हैं, टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय पुरकिंजी इन 1839. एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा यहाँ बन जाता है. छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे. जैसे सेल को डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक ने, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया हुआ है पुरकिंजी का. द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो सभी के सभी सेल्स के बने होते हैं. एंड दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इसीलिए हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. यानी हमारे जीवन का जो आधार है वो सेल है. जैसे एक मकान जब बनाते हैं तो मकान में पहले ईंट लगाई जाती है, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, और दूसरी के ऊपर तीसरी ईंट, और तीसरी के ऊपर चौथी ईंट. इस तरह से सजाने के बाद जा कर के एक दीवार खड़ी हो जाती है और फिर एक कमरे तैयार हो जाते हैं. ठीक उसी तरह से अनेकों सेल्स आपस में मिलकर के हमारे शरीर को बनाने का काम किया है. इसीलिए हम लोग कहेंगे सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. कंबाइंडली कॉल्ड सेल थ्योरी. हम यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहे हैं, सेल थ्योरी. सेल थ्योरी को इस तरह से समझा जा सकता है. सेल थ्योरी नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग बींग्स हैं वे सारे के सारे सेल्स के बने होते हैं. दैट दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल organizational unit of all organism and that all cells come from pre-existing cells. जितने भी सेल्स हैं वो किसी न किसी सेल से ही फॉर्म करते हैं. यानी एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, दो से चार बनते हैं, चार से 8 बनते हैं. सपोज करो यहाँ पे एक सेल है, इससे दो सेल बनता है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, इससे फिर ये दो सेल बन जाएंगे, इससे फिर ये दो सेल बन जाएंगे, इससे फिर दो सेल बनेंगे, इससे दो सेल बनेंगे, इससे दो सेल बनेंगे, इससे दो सेल बनेंगे. इस तरह से सेल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है और एक लिविंग बींग्स का निर्माण हो जाता है. तो ये जो सेल्स बन रहा है वो सेल्स इससे आया है, वो इससे बना है, वो इससे बना है. जो नए सेल्स फॉर्म कर रहे हैं वो किसी न किसी प्री एक्सिस्टिंग सेल से बने हैं. सो विर्चॉव सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स. विर्चॉव ने कहा कि जो सेल्स हैं वो कहाँ से बनते हैं? प्री एक्सिस्टिंग सेल्स से बनते हैं. सो वी कैन से सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन ऑल ऑर्गेनिज्म. Now in cell theory we described number 1, all living organisms are composed of one or more cells. Number 2, the cells is the basic unit of structure and organization in organism. And 3, cells arise from pre-existing cells. Cell morphology, shape of the cells, variable in shape. सेल का शेप अलग अलग होता है, वेरीज करते हैं. लाइक एस्क्यूमस भी हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, डिस्क्वाइडल हो सकता है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, एस्फेरिकल शेप्ड होता है, एंड ब्रांच शेप्ड हो सकते हैं. अनेकों प्रकार के शेप इसके हो सकते हैं जो अलग अलग सेल्स में हम लोग चलकर देखेंगे नेक्स्ट पेज में. साइज ऑफ सेल,
वेरिएबल इन साइज, लाइक अलग अलग साइज भी होंगे। एक दो एग्जांपल्स यहां पर देखते हैं। बैक्टीरियल सेल्स को देखो, बैक्टीरियल सेल्स का साइज 0.1 माइक्रोन मीटर टू 5 माइक्रोन मीटर होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर, एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा यहां बन गया। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है? डायलिस्टर है। और सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन है? सो लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज एस्पारिलम। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल किसे कहते हैं? एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के जो अंडे हैं, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट सेल है, 6 to 8 इंचेस इन डायमीटर। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल, नर्व सेल्स। सबसे लंबा सेल्स कौन है? नर्व सेल्स, यानी 1 to 5 मीटर इन डायमीटर। इसको अच्छी तरह से याद रखना। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे बन रहे हैं। हम इसको देखते हैं अगले चैप्टर में चलकर। सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में पहला यहाँ पे तुम्हें नर्व सेल्स दिख रहा है। इसके शेप देखो, इसके साइज देखो। इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स में देख रहे हैं, इसमें कई तरह के सेल्स दिखाए गए हैं। मोनोसिस्ट है, मोनोसाइट है, इस्नोफिल है, बैसोफिल है, लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल है। फिर यहाँ फैट सेल्स देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे मस्कुलर सेल्स। तो मस्कुलर सेल्स में भी हमें क्या दिख रहा है? इसके शेप अलग हैं, साइज अलग हैं। ओवा देख रहे हैं हम लोग, एक सेल देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है? बोन सेल देख रहे हैं। ये सभी बिल्कुल अलग अलग हैं। अब हम यहाँ पर अगर देखें ध्यान से, तो जो सेल है, अब बहुत सारे एनिमल्स कुछ ऐसे हैं जो एक सेल के बने हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बिलियन ऑफ सेल्स के बने हैं। वैसे एनिमल्स जो एक सेल के बने होते हैं यूनिसेलुलर कहे जाते हैं। याद रखना है, वैसे एनिमल्स, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं यूनिसेलुलर कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे। अमीबा, एंटामीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। बिलियन ऑफ सेल्स से बनने वाले कौन हैं? जो बिलियन ऑफ सेल्स से बनने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उसे मल्टीसेलुलर कहते हैं। इनमें बिलियन ऑफ सेल्स क्या होगा? कई सेल्स आपस में ग्रुप्ड हो जाएंगे। सो सेल्स आर ग्रुप्ड इन ए सिंगल बॉडी। एक ही बॉडी में बहुत सारे सेल्स जमा हो जाते हैं और जमा होकर एक लिविंग बींग्स का निर्माण करते हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल हैं वो सभी सिंगल सेल से आए हैं। पहले एक सेल है, फिर उसके बाद 2 सेल बने, फिर 4 सेल बने। ये सारे सेल यूनाइट हो गए, ग्रुप्ड हो गए और ग्रुप्ड होकर के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। प्री एक्सिस्टिंग सेल्स हम लोग ऐसे इस तरह से देख लें। प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, ईच सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड बाय द प्रोसेस। जितने भी सेल हैं, प्रत्येक सेल प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे सेल्स को, अपने जैसे सेल्स को बनाने की क्षमता रखते हैं। जो सेल डिवाइड करते हैं वो किसी न किसी एक प्रोसेस से डिवाइड करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीज़न कहते हैं। सेल डिवीज़न तुम अच्छी तरह से जानते हो, 2 तरह के होते हैं, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। ये माइटोटिकली, मियोटिकली ये डिवाइड करके अपने जैसे सेल्स को बनाते हैं। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स बनेंगे वो सभी के सभी प्री एक्सिस्टिंग सेल से बनते हैं। यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। यहाँ पर ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल्स हैं। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच डिफरेंसेस क्या होगा, हम इसके डिफरेंसेस को यहाँ देखेंगे। प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, लार्ज वैक्यूल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, फ्लैजिला सिर्फ गैमेट्स में दिखाई पड़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम ईटीसी, ये सारे के सारे प्लांट सेल्स में मौजूद होंगे। बट एनिमल सेल्स की तरफ देखें तो यहाँ कोई सेल वॉल नहीं होता है, यहाँ कोई वैक्यूल नहीं होता है, यहाँ कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यहाँ फ्लैजिला नहीं होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी ऑपरेटस होते हैं, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम्स होगा। तो इस तरह से प्लांट और एनिमल सेल में हम लोग डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं और स्ट्रक्चरली भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, लेकिन प्लांट सेल में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ देख रहे हैं, इसके बाहर में कोई ना कोई एक दूसरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। जो बाहर में दूसरा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। यहाँ प्लांट में देखा सेल वॉल का प्रेजेंटेशन होता है, एनिमल में देखा सेल वॉल नहीं है। एक डिफरेंसेस हो गया। दूसरा डिफरेंस देखेंगे, प्लांट सेल में यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल्स दिख रहा है, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं। अगर वैक्यूल्स होंगे तो बहुत ही छोटे छोटे होंगे। इसी तरह से प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंस होते हैं, यहाँ प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे फ्लैजिला ओनली इन गैमेट्स। जब प्लांट्स के गैमेट्स फॉर्म करते उसमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है, फ्लैजिला प्रेजेंटेशन करता है, फ्लैजिला होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के गैमेट्स में फ्लैजिला नहीं होता। इस तरह से हम प्लांट और एनिमल सेल के बीच डिफरेंसेस आसानी से कर सकते हैं। तुम याद रखने के लिए यहाँ पे इसी चार्ट को अगर देखोगे तो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। प्लांट और एनिमल्स के बीच डिफरेंशिएशन आसानी से कर लोगे और ये भी याद हो जाएगा कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स हैं जो दोनों में कॉमन हैं और कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स हैं जो केवल प्लांट में हैं, एनिमल में नहीं हैं। और अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं सेल्स से ही रिलेटेड। बेसिकली हम लोग को जानना चाहिए मेनली दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। दो तरह के सेल्स के एनिमल्स हमारी इस पृथ्वी पर मिलते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे या यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है आसानी से समझ लेना। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो साइज होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के जो साइज होते हैं लार्जर सेल्स होते हैं, लार्जर साइज होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक सेल ऑफन मल्टीसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होते हैं और एनी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, और कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, और अगर ऑर्गेनेल्स होंगे तो वो बॉन्डेड नहीं होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देख लें, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंटेशन होगा तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शनिंग करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स एसोसिएट कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। यूकैरियोटिक में देखेंगे ऑलवेज हैव न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन होगा, यहाँ जिस तरह से न्यूक्लियस देख रहे हैं वो न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन यहाँ होगा, और जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो सब के सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड होंगे, सारे के सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड होंगे। डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए सर्कुलर होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए लीनियर होता है। याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो डीएनए होते हैं वो विदाउट प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के जो डीएनए होते हैं वो लीनियर तो होते ही हैं लेकिन एसोसिएट किए होते हैं प्रोटीन्स के साथ और बनाते हैं क्रोमैटिन। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो स्मॉल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स लार्ज होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो छोटे होते हैं, 70S टाइप होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स 80S टाइप होता है। 70S का जो कॉम्बिनेशन है, 70S का जो कॉम्बिनेशन है वो 50S प्लस 30S से होता है। राइबोसोम्स जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं जो 80S टाइप होता है वो उसका कॉम्बिनेशन 60S प्लस 40S से होता है। ये याद रखना, आगे चलकर अगले इसमें वीडियो में देखना, जब राइबोसोम्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसका डिटेल्स हम बताएंगे कि 70S कैसे है और 80S कैसे फॉर्म कर रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई साइटोस्केलेटन नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ऑलवेज हैज ए साइटोस्केलेटन।
प्रोकैरियोटिक सेल्स में मोटिलिटी बाय रिजिड रोटेटिंग फ्लैजिलम मेड बाय फ्लैजिलिन, इसमें जो मोटिलिटी होती है वो फ्लैजिलम के द्वारा होती है। यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स में जो मोटिलिटी होती है वो फ्लेक्सिबल वेविंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जो ट्यूबुलिन का बना हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीज़न इज बाय बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल का डिवीज़न बाइनरी फिजन से होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल का डिवीज़न माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिप्रोडक्शन की क्रिया हमेशा एसेक्सुअल होती है, याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिप्रोडक्शन की क्रिया हमेशा एसेक्सुअली होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकते हैं और सेक्सुअल भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ह्यूज वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेटाबॉलिक पाथवेज के कई वेराइटीज़ होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे होता है। इस तरह से हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस भी समझ जाएंगे और इन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हम लोग के सामने रखा हुआ है। इसको सिर्फ रीडिंग लगाना है, इससे बहुत सारे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स के बीच डिफरेंसेस एंड इसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे बन जाएंगे जब अगर ध्यान से देखोगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल्स में कंटेंट क्या होता है और उसके परसेंटेज क्या होते हैं। कंटेंट में देखेंगे वाटर, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एंड साल्ट्स। प्लांट सेल में वाटर 75%, एनिमल सेल में 67% होते हैं। प्लांट सेल में फैट की मात्रा 1% एंड एनिमल सेल में 13%। प्रोटीन की मात्रा प्लांट सेल में 2%, एनिमल सेल में 15% होती है, जबकि प्लांट सेल में कार्बोहाइड्रेट 20% होते हैं, एनिमल सेल में 1% होते हैं और प्लांट सेल में मिनरल एंड साल्ट्स 2% होते हैं, जबकि एनिमल सेल में मिनरल एंड साल्ट्स का प्रतिशत 4% यानी 4% होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखना, प्लाज्मोलाइसिस, तुम्हारे ये क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? ये प्लाज्मोलाइसिस हम लोग आगे सेलवाल में भी देखेंगे। कहता है व्हेन लिविंग प्लांट सेल लूजेस देयर वाटर इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ये पहला यहाँ पर वर्ड आ गया हमारे सामने, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक किसे कहते हैं? इसे देख लो। व्हेन द इन्वायरमेंट आउटसाइड ऑफ द सेल हैज़ ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स देन द सेल इटसेल्फ दैट विल अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल लीडिंग टू द श्रिंकिंग ऑफ द सेल। मतलब ये हुआ, कहता है कि जब सेल के बाहर अगर कोई सेल है, सपोज करो कि ये सेल है, सेल के बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इस सेल के कंसंट्रेशन से अगर ज़्यादा हो जाए, ऐसी स्थिति में सेल के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ आने लगते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ करना शुरू कर देता है अपने बॉडी से। इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सो व्हेन लिविंग प्लांट सेल लूजेस देयर वाटर इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन from the cell is called plasmolysis। आप प्लाज्मोलाइसिस अच्छी तरह से समझ गए। प्लाज्मोलाइसिस से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, है ना। तो ये आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। हाइपरटोनिक क्या है? हाइपरटोनिक भी हमने बता दिया। व्हेन द एनवायरनमेंट आउटसाइड ऑफ द सेल हैज़ ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स देन द सेल इटसेल्फ that will attract water molecules from the cell leading to the shrinkage of the cell। जब सेल्स के बाहर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ऐसी हालत में सेल के अंदर का वाटर जो है ये बाहर की तरफ आने लगते हैं, यानी वाटर इसको अट्रैक्ट करने लगता है और जिसके कारण से ये वाटर मॉलिक्यूल्स सेल वॉल से बाहर की तरफ आ जाते हैं। इस फेनोमेनन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सेल हैज़ ए स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल हैज़ ए स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर अनेकों छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। एवरी सेल हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। प्रत्येक सेल के
4 फीचर्स हम देख सकते हैं। बट इन द केस ऑफ प्लांट, अगर वो प्लांट है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल वॉल मिलेंगे, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होंगे, वहाँ सेल वॉल एब्सेंट होता है। अभी तुमने डिफरेंसेस देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। प्लांट और एनिमल में सबसे बड़ा डिफरेंसेस था कि सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। So every cell has the following features: plasma membrane, cell wall, nucleus, cytoplasm. Okay. In plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. क्या कहता है? प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त बाहर की तरफ दृढ़ एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है, एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। ये सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ये सेल वॉल के कारण, सेल वॉल की वजह से उस प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलते हैं। इस प्लांट की वजह से उसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलते हैं। सो प्लांट सेल, यहाँ देखेंगे हम लोग कि प्लांट सेल में भी सेल वॉल का प्रेजेंटेशन है और बैक्टीरियल सेल में भी प्लांट का सेल वॉल का प्रेजेंटेशन है। दोनों में डिफरेंसेस है या नहीं है? दोनों में डिफरेंसेस हैं, याद रखिएगा। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक होता है, बैक्टीरियल सेल का जो सेल वॉल होता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है। सेलुलोजिक और नॉन सेलुलोजिक क्या है? तो कहता है कि जो सेलुलोजिक हैं वो मेड अप ऑफ सेलुलोज, वो सेलुलोज के बने होते हैं, और जो नॉन सेलुलोजिक है वो सेलुलोज के नहीं बने होते हैं बल्कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। सो प्लांट सेल में हम लोगों ने देखा सेलुलोजिक होते हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज। बैक्टीरियल सेल जो है नॉन सेलुलोजिक होता है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। द सेल वॉल लाइज द आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होगा, सेल वॉल बाहर की तरफ होंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब एनिमल सेल में देखेंगे तो वो आउटर साइड होगा, ये आउटर होता ही है। सो नोट याद कर लेंगे, ए प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। एक ऐसा भी सेल हो सकता है जिसमें सेल वॉल का प्रेजेंटेशन ना हो। अगर सेल वॉल का प्रेजेंटेशन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? कहता है ए प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। हम ऐसे को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय नागेली एंड क्रेमर। आज जो टर्म हम यूज़ करते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये टर्म दिया हुआ नागेली एंड क्रेमर का, जबकि प्लाज्मा लेमा टर्म दिया गया है जेक्यू प्लोव के द्वारा। जेक्यू प्लोव ने प्लाज्मा लेमा टर्म दिया था। एंड टर्म यूनिट मेम्ब्रेन वाज फर्स्ट गिवन बाय रॉबर्टसन, और यूनिट मेम्ब्रेन टर्म को सबसे पहले दिया था रॉबर्टसन ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल के चारों तरफ जो बाउंड्री वाल हम देख रहे हैं वो आउटर कवरिंग का काम करता है, लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल्स का काम करता है। इसी चीज़ को जब हम लोगों ने प्लांट सेल में देखा था, प्रोकैरियोट्स में जाकर देखा था, तो ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट थे, जबकि एनिमल सेल में ये आउटर होते हैं। तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर होते हैं, और जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन इनर होते हैं। वहाँ आउटर क्या होगा? सेल वॉल होगा, जो अभी हम लोगों ने देखा। इन प्लांट सेल और प्रोकैरियोट्स इट इज प्रेजेंट बिलो द सेल वॉल। इट इज थिन, डेलिकेट एंड लिविंग स्ट्रक्चर। यह थिन होते हैं, डेलिकेट कोमल होते हैं, एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स और लिविंग्स होते हैं। एक नोट याद करना जिससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पर।
इन प्रोकैरियोटिक सेल, पिछली क्लास में पीछे भी अभी बताया, दो चैप्टर पहले हमने बताया, 2 पेज पहले हमने बताया यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक सेल रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जब एब्सेंट होते हैं तो रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स जो एसोसिएट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ वो यहाँ पर एब्सेंट नहीं होंगे, बल्कि ये रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स एसोसिएट कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट किए रहते हैं, क्योंकि यहाँ एब्सेंस है माइटोकॉन्ड्रिया का। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव बनेगा तुम्हारा। केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलाइपोप्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलाइपोप्रोटीन का बना होता है। जस्ट अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज ए थिन लेयर ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर एक पतली लेयर दिखाई पड़ती है, वो पतली लेयर जो होती है ओलिगोसैकेराइड्स के बने होते हैं। ये ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है, कॉल्ड सेल कोट। उसे हम क्या बोलते हैं? सेल कोट कहते हैं और ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। सेल कोट भी कहते हैं और ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। विच इज़ निगेटिवली चार्ज्ड, वो निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, उसके ऊपर निगेटिव चार्जेस होते हैं। इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस, दोहरी झिल्ली का बना होता है। ईच मेम्ब्रेन इज यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ अबाउट 75 एंगस्ट्रम इन थिकनेस। प्रत्येक मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रम इन थिकनेस होती है। अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये बने होते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के। इसमें प्रोटीन्स की मात्रा अप्रॉक्सीमेटली 60% होती है, लिपिड्स की मात्रा अप्रॉक्सीमेटली 40% होती है और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अप्रॉक्सीमेटली 1% होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे मॉडल्स बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया, अनेकों मॉडल्स हैं। सारे मॉडल्स को यहाँ पर हम लोग नहीं बता सकते हैं। 2 मॉडल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। एक रॉबर्टसन का मॉडल है, रॉबर्टसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम तुम्हारे पीपीटी में दिखा रहे हैं। ये रॉबर्टसन का मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और एक हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। रॉबर्टसन के मॉडल में हमें क्या दिख रहा है? ये यहाँ पर देख रहे हैं डबल लेयर। ये जो लेयर है वो लिपिड्स के लेयर होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। ये 2 लेयर दिख रहे हैं। इस लिपिड्स का जो ये पार्ट्स देख रहे हैं, ये हाइड्रोफोबिक टेल होता है और ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ये इंट्रासेलुलर है ना। ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, ये इंट्रासेलुलर है। एंड मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। याद रखना, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, विच वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। सिंगर एंड निकोलसन ने उसे 1972 में दिया था। बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखो तो इसमें आइसबर्ग जैसा दिखता है। ये जैसा लगता है जैसे ये फ्लोट कर रहे हैं। ये पानी में जैसे बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को हम डाल देते हैं तो वो तैरने लगते हैं, वैसे ही जो है इसके स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। इसी को इन्होंने कहा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, या इसको आप कहोगे कि जैसे ज़मीन पे जो दाने बिछाए जाते हैं वो जैसे तैसे जिगजैग में दिखाई पड़ते हैं, वैसे ये भी दिखाई पड़ते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है? इट प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम गोइंग आउट और आउट फ्लो। ये सेल के बाहर और सेल के अंदर के पदार्थों को आने जाने से रोकते हैं। पहला ये प्रोटेक्ट यानी बाउंड्री वॉल का काम करता है। ये इट मेंटेन्स द सेल शेप, ये सेल के शेप को मेंटेन करते हैं, मेंटेन रखते हैं। इट एक्ट्स एज बैरियर बिटवीन द 2 सेलुलर फ्लूइड, 2 सेल के बीच जो फ्लूइड्स मौजूद हैं उस फ्लूइड्स को आने जाने से रोकते हैं, बैरियर का काम करते हैं कि ये फ्लूइड्स यहाँ ना जाए, इसके फ्लूइड्स यहाँ ना जाए, इसके फ्लूइड्स यहाँ ना जाए। ज़रूरत के तहत इसमें सिर्फ केवल ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का।
इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स की सहायता से ही मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर इट एनेबल्स द सेल टू इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। कहता है इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो अगर कहता है कि अगर कोई ऐसे फूड सब्सटेंसेस हैं या अगर कोई ऐसे मटेरियल्स हैं तो वो इसको इनगल्फ करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसमें ये टेंडेंसी पाई जाती है कि फूड मटेरियल्स या अदर मटेरियल्स को ये इनगल्फ कर लें। इनगल्फ करने का कारण ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी नेचर, फ्लेक्सिबल्स होते हैं, ये फ्लेक्सिबल्स लचीले होते हैं जिसके कारण से ये इनगल्फिंग कैपेसिटी कर लेते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। इसीलिए हम ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कैरियन भी कहा जाता है। कैरियन, कैरियोलॉजी एक टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर देंगे। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। जिसमें हम न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं उसको कैरियोलॉजी कहते हैं। सो carrion nucleus, nucleus was first discovered by रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। शेप ऑफ द न्यूक्लियस वेरिएबल इन शेप, फ्लैटेंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकता है, एस्फेरिकल भी हो सकता है, किडनी शेप्ड भी होते हैं, हॉर्स शू शेप्ड भी होते हैं, इलोंगेटेड भी होता है और लेंथ शेप्ड भी होते हैं। साइज अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस का साइज डिपेंड्स करता है ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे तुम्हारे। साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। किसी भी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की संख्या अगर कम है तो न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा, क्रोमोसोम्स की संख्या अगर ज़्यादा है तो न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियस जो है सो बने होते हैं किससे? प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, जिसमें प्रोटीन का परसेंटेज 80%, डीएनए 12%, आरएनए 5% और लिपिड 3% और कार्बोहाइड्रेट्स वेरिएबल होते हैं, इसके परसेंटेज फिक्स्ड नहीं है। तो अभी आपने न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो ये न्यूक्लियर के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन दिख रहा है इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस जगह जगह पर पोर दिख रहा है जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इसके अंदर में देखिए क्रोमोसोम्स प्रेजेंस है जिसको हम लोग क्रोमैटिन नेटवर्क भी हम लोग बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन। इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट 75 एंगस्ट्रम इन थिकनेस। डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, दोहरी झिल्ली का ये बना हुआ होता है। देख रहे हैं स्ट्रक्चर साफ दिख रहा है, दोहरी झिल्ली का बना हुआ है। प्रत्येक मेम्ब्रेन्स का जो डायमीटर होगा, जो थिकनेस होगा वो 75 एंगस्ट्रम इन थिकनेस होते हैं। इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलाइपोप्रोटीन, ये फॉस्फोलाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फोलाइपोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियर पोर यहाँ पर अभी दिखाया आपको, वहाँ के जगह जगह पर कुछ छिद्र जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। ये न्यूक्लियर पोर हेक्स ऑक्टागोनल इन स्ट्रक्चर होता है। अगर इसे आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये ऑक्टागोनल इन स्ट्रक्चर दिखेगा, 8 साइड्स इसमें दिखाई पड़ेंगे इसके स्ट्रक्चर्स में। न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, यहाँ देख रहे हैं न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियोलस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था फोंटाना ने, और ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं। ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेनलेस होते हैं। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है, केमिकली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियोलस बना होता है ये कंपोज्ड करता है आरएनए और प्रोटीन से। इट्स फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम और आरएनए प्रोडक्शन। न्यूक्लियोलस का क्या काम है? ये राइबोसोम के सिंथेसिस में मदद करते हैं और आरएनए के निर्माण में मदद करते हैं, आरएनए के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जो फ्रूट्स पाया जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। कंसिस्ट ऑफ डीएनए, इसमें डीएनए मौजूद होते हैं, आरएनए, राइबोसोम्स और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं।
टर्म क्रोमैटिन वॉज गिवन बाई फ्लेमिंग। ये जो देख रहे हैं क्रोमैटिन, जिसको क्रोमोसोम्स हम लोग बोलते हैं, ये जो क्रोमैटिन है, आज जो शब्द हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो टर्म बोल रहे हैं क्रोमैटिन, ये टर्म दिया हुआ है फ्लेमिंग का। किसका दिया हुआ? फ्लेमिंग का दिया हुआ है। फ्लेमिंग ने ये टर्म सबसे पहले दिया था। सो केमिकली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, और ये बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस अगर देखें तो इट पॉजेज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस का क्या काम है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशंस रखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब ग्रोथ होता है, जब डेवलपमेंट होता है, तो उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशंस पास कराते हैं। इट कंट्रोल्स द सेल मेटाबॉलिज्म, सेल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ऑल वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जितने भी वेरिएशंस होते हैं, जितने भी म्यूटेशंस होते हैं, वो म्यूटेशंस जो कॉज्ड करते हैं वो चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस उत्पन्न होने के कारण होता है, जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। नेक्स्ट यहाँ पे साइटोप्लाज्म हम लोग देख रहे हैं। साइटोप्लाज्म किसको कहा था? सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड्स को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसके अंदर जो ऑर्गेनिल्स मौजूद होंगे उसे हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स कहते हैं। इट इज़ ए फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड्स लाइक जो सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। प्रत्येक ऑर्गेनेल्स अलग अलग खास प्रकार के काम के लिए नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। सारे ऑर्गेनेल्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाई मेम्ब्रेन्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो घिरे होते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं, प्लांट में भी देख रहे हैं, यहाँ भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यहाँ भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये सभी के सभी घिरे होते हैं मेम्ब्रेन्स के द्वारा, यानी बॉन्डेड होते हैं मेम्ब्रेन से। सेल ऑर्गेनेल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में देखेंगे डिटेल्स से। चूँकि अगर हम सारे ऑर्गेनेल्स को यहाँ लेकर चलते हैं तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और तुम उकता जाओगे, सुनते सुनते बंद कर दोगे कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस वीडियो को बार बार सुनो, बार बार रीडिंग लगाओ, देखते रहो, इससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, सब्जेक्टिव आ जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे। 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ पर आसानी से बन जाएंगे। इसीलिए इसी व्यू से इस तरह से तैयार किया गया है ताकि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना हो और तुम आसानी से इसको याद कर सकते हो। थैंक्स।